हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल प्रो केमिस्ट्री में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, वो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो इतने लार्ज अमाउंट में होते हैं कि आप उनको इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का सैंपल है। ठीक है, मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सैंपल है। तो इस 2 ग्राम हाइड्रोजन में इतने लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कि आप उनको इजीली काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इतना अमाउंट है। Total number of hydrogen molecules present in only 2 ग्राम of sample। तो क्या आप इसे काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल मैंने कहा, यहां लिख देती हूं, मास ऑफ ए सिंगल हाइड्रोजन। ठीक है, सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास देखो कितना छोटा है। ये सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास है। तो कितनी स्मॉल क्वांटिटी भी हो सकती है और कितनी लार्ज क्वांटिटी भी हो सकती है। तो इन सब से डील कैसे करें? तो साइंटिस्ट ने इसका तरीका निकाला कि हम एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसमें हम इतनी लार्ज क्वांटिटीज को या इतनी स्मॉल क्वांटिटीज को हम इजीली लिख सकते हैं और आगे फर्दर उनकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को समझते हैं। तो देखो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या होता है, हम किसी भी लार्ज नंबर को या किसी भी स्मॉल नंबर को n इंटू 10 की पावर स्मॉल n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर जो कैपिटल N है वो 1 to 10 के बीच में लाई करता है, और जो स्मॉल n है ये कितना भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 232.508। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब मेरे को इस टर्म को इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? बहुत सिंपल है, हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होता है। जो भी हमारे पास डेसिमल है हमें उसे शिफ्ट करना है। तो डेसिमल को जब मैं यहां लेके जाऊंगी, ठीक है, आगे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, ठीक है, आपके हैंड से मैं बता रही हूं, जब भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो तो अभी रुको, पहले ये बात बताऊंगी, पहले ये देखो। अब ये नंबर क्या हो गया, क्योंकि हमने डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो यहां पर आ गया डेसिमल, ये बन गया 2.32508। तो जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, 10 की पावर किस में होती है? पॉजिटिव में। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखाने के लिए लगा दिया है, इसको ऐसे शो करने की नीड नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और कितना पावर आएगी? जितने डेसिमल प्लेसेस तक डेसिमल शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर डेसिमल 2 प्लेसेस तक शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसलिए जो 10 की पावर है वो 2 है। ठीक है, और क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है इसलिए जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आप अपने हैंड से देखो। ठीक है, लेफ्ट साइड
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक अनदर टर्म है, ठीक है, एक अनदर नंबर है हमारे पास। अब मुझे इसका ये डेसिमल इस तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। अभी क्या बन गया 1.6 इंटू 10 की पावर। देखो इतनी फॉर्म तो हमने लिख दी, अब हमें 10 की पावर लगानी है। तो पावर तो सिंपल लगा दोगे आप कि जितनी डेसिमल प्लेसेस तक डेसिमल शिफ्ट करे उतनी ही पावर हो जाएगी उसकी। तो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक डेसिमल शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर 4। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड को शिफ्ट किया है डेसिमल, इसलिए जो पावर है वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। जब भी डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो तो जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और जब भी डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो तो जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है। आ रही है बात समझ में? इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, सब पुराना है, सबको पता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम इसमें अब देखो, जो मैंने आपको पहले नंबर्स दिखाए थे 6 0 2 2 0 0 0 0, जितने लार्ज नंबर्स थे और स्मॉल भी थे, आप उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो या इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, इनको कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, कैसे एडिशन करोगे, इनका कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे, अब ये देखते हैं। क्योंकि अब ये शॉर्ट फॉर्म बन गई है, अब आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हो, इनके साथ डील कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करोगे अब ये देखते हैं। अब इन साइंटिफिक नोटेशंस, इनकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही होते हैं, ठीक है। और मेरा जो भी कंटेंट होता है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो भी सारा का सारा एनसीईआरटी से ही होता है, ठीक है। और एक चीज और, इससे पहले वाली जो वीडियोस थी मेरी, उसमें मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए थे, लेकिन अब से जो ये वाली वीडियो होगी, ठीक है, वीडियो नंबर 4, इसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। जो पहले लेक्चर्स के थे नोट्स उनके भी, और जो इस लेक्चर के हैं उनके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। और फिर जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनके साथ ही आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने उनके नोट्स आपको दिए नहीं थे, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में उनके नोट्स डालूंगी, ठीक है। तो आप वो नोट्स जो है वो सारे एनसीईआरटी से ही बनाए हुए हैं, आप उनको इजीली समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और एक चीज और, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया है या गलत मैंने आपको समझाया है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भी बता सकते हो कि आपने ये गलत बोला है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को दोबारा से रिपीट ना करूं। अगर आपको कोई कमी लगती है कि बोर्ड विजिबल नहीं है या फिर मेरी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है जैसे फर्स्ट वीडियो में था, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि आपको जो कंटेंट है वो अच्छा मिले, ठीक है। क्योंकि मैं तो अपनी वीडियोस दोबारा रिपीट करके देखती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं लगता कि मैंने आपको क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है। इसलिए आप अगर मुझे कमेंट में बताओगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करके नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। तो जो भी जिसके साथ जो इशू लग रहा है कि ये इशू है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है, सो डैट कि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो, ठीक है। और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद और नोट्स को पढ़ने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी बहुत बेसिक बुक होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए एनसीईआरटी मस्ट होती है। एनसीईआरटी के बाद ही आप रेफरेंस बुक पे जाते हो, ठीक है, पहले एनसीईआरटी तो मस्ट है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो और साथ ही साथ वो नोट्स को भी पढ़ रहे हो, तो और एक बार रीड आउट कर रहे हो एनसीईआरटी को, जो मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं टॉपिक के हिसाब से उन्हें पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से, फिर आपको दोबारा नीड नहीं होगी कि आप उसको बार बार रिपीट करो और अदर वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखो और फिर से बार बार एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट भी होता है और उसकी एनसीईआरटी को इतनी टफ नहीं होती है कि आपको उसमें एक बार में समझ में ना आए, ठीक है। इसलिए आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। अब
देखते हैं कि क्या है। पहला हमारे पास एक ये है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सबको लिख रहा है। तो हमने कुछ नहीं करा, सिंपली 5.6 और 6.9 को एक तरफ लिख लिया और 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8 को ऐड कर दिया, क्योंकि जो हमारा बेस था वो सेम था। ठीक है, ये याद रखना कि बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम नहीं है तो ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐड हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 13 है। ठीक है, 13 लिख रहा है, इसको और अच्छे से लिख देती हूँ मैं, 13। ठीक है, अब इस डेसिमल को हमें आगे की तरफ शिफ्ट करना है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जो पावर में +1 ऐड हो जाता है, मतलब +1 नहीं, जितना डेसिमल तक आपने उसको शिफ्ट किया है उतना उसमें ऐड हो जाता है। तो क्योंकि मैंने +1 शिफ्ट किया है तो यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, इसमें भी कुछ नहीं करना हमको, 9.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। बेस सेम है तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया, ऐड करना है इसलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे दिखा दिया है कि -6 को जब हम बाहर लेकर आएंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और -6 -2 -8, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आएगा। अब इस डेसिमल को मुझे इधर शिफ्ट करना है, और इधर जब मैं शिफ्ट करूंगी तो क्या होगा, एक पावर में ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही शिफ्ट किया है। तो -8 + 1 -7। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम, ये तो था मल्टीप्लीकेशन का केस, अब हम बात करते हैं डिवीजन के केस की। अगर हमारे को डिवीजन में ऐसे दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, ये तो सबको, देखो ये जो मैं बता रही हूँ वो सबको पता है पहले से ही, क्योंकि 10th तक सबने मैथ्स पढ़ी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बच्चों के बेसिक्स वीक होते हैं, उनको ये सब पता नहीं चलता है, इसलिए एनसीईआरटी में भी इसीलिए ही दिया हुआ है और मैं भी इसीलिए ही बता रही हूँ। ठीक है, अब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये तो सबको पता होता है कि जो नीचे होता है हमारा पावर में, जब आप उसको ऊपर ले जाते हो तो उसका अपोजिट साइन हो जाता है। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर -4। अब आप सिंपल कुछ नहीं करना, 2.7 को 5.5 से डिवाइड कर दो, डिवाइड के बाद हमारा ये आंसर आ गया, और इनको ऐड कर दो, -7। अब आपको डेसिमल क्योंकि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है ना, तो 4.909 इंटू, क्योंकि यहाँ पे आपको -1, इसमें -1 करना है, तो -7 -1 -8, तो आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस। अब हम बात करते हैं एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन की। तो फर्स्ट केस है हमारा एडिशन का। अच्छा, अब एक चीज और, अब आप यहाँ पर ऐसे मत करना कि ये 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 ऐड करके 10 की पावर 8 कर दो, क्योंकि ऐसा एडिशन के केस में नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ऐसा होता है। ठीक है, एडिशन जब आप 2 नंबर का करते हो तो उसमें आप इनको ऐड नहीं कर सकते, जो 10 की पावर में जो है। ठीक है, आप बस कॉमन ले सकते हो अगर इनका पावर सेम है और बेस भी सेम है तो क्योंकि यहाँ पे बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो हमने 10 की पावर 4 को कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ से भी और यहाँ से भी 10 की पावर 4 को बाहर ले गए। ठीक है, यहाँ से हम 10 की पावर 4 को बाहर ले गए। ठीक है, ये बाहर ले गए और इनको ऐड कर दिया। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर आपका ये आएगा, और जो आपका ओवर और जो आपका आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ सेम चीज होती है जैसे एडिशन में होती है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर पावर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, अब यहाँ पर 3 है, तो आपको इसीलिए तो सिखाया है कि डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट करोगे तो पावर में चेंजेस आएंगे, तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे वही चीज अप्लाई करनी है। अब हमें क्योंकि पावर सेम करनी है तो क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वो 2 के इक्वल आएगा। तो मैंने क्या किया कि 4.8 में मैं पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करा दिया ताकि -1 हो जाए। -1 होते ही 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 48 बन जाएगा। तो 2.5 - 48, और क्योंकि हमने 10 की पावर 2 बन चुका है तो 10 की पावर 2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, और इनको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का 45.5 इंटू 10 की पावर 2, ये आपका आंसर। क्लियर है ये सब?
ठीक है, बहुत कॉमन चीजें हैं। ये आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अगर आप जब कैलकुलेशंस करोगे आगे फर्दर चैप्टर्स में, जो आपकी कैलकुलेशंस होंगी और इनमें इसी तरीके से आपको गिवन होगा, तो आप कैसे उनको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी उनमें यूज करना है कैसे करोगे। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे पहले बता दिया कि आप ऐसे ऐसे करोगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को समझ लेते हैं। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एंड एक्यूरेसी क्या होता है? इट इज अ एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। देखो, जब भी हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है या फिर ट्रू वैल्यू भी आप उसे कहते हो। ठीक है, और एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देखो, थ्योरेटिकल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू क्या होती है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसका आंसर यही आना चाहिए, उसका रिजल्ट यही आना चाहिए। ठीक है, वो होती है आपकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, जो कि आपको टीचर्स बताते हैं कि आपका रिजल्ट ये आना चाहिए। सपोज कि मेरा ट्रू वैल्यू है 2। ठीक है, यूनिट कुछ भी जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी हम निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से यूनिट आ गई। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो थ्योरेटिकल या ट्रू वैल्यू वो होती है कि आपका आंसर जो आना, मतलब आपका जो रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो होती है जो हम एक्सपेरिमेंट के बाद निकालते हैं। सपोज 1.8। ठीक है, ये आपकी क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। देखो, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि हमारी जो वैल्यूज है वो एकदम एग्जैक्टली वही आए जो ट्रू वैल्यू है। कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आती है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है वो ज्यादातर रिजल्ट के आसपास आती हैं। ठीक है, अब हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा। वाला गेम तो सबने ही देखा होगा, जिसमें हम निशाना लगाते हैं ऐसे करके, एक ऐसा राउंड राउंड सा होता है और इसमें निशाना लगाना होता है एकदम सेंटर पे। ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेयर हैं, एक है प्लेयर ए और एक है प्लेयर बी। ठीक है, सबसे पहले ए ने शुरुआत की। ए ने अपना निशाना लगाया और उसका निशाना लगा यहाँ पर। अब उसको कितने पॉइंट्स मिल रहे? 4 पॉइंट्स मिल रहे। ठीक है, अब आया बी का नंबर। बी ने एकदम निशाने पे, मतलब यहाँ पे लगा दिया, इसको मिल गए 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब ए का दोबारा नंबर आया। ए ने फिर से वहीं पे मारा जहां उसने पहले मारा था, इसको अगेन 4 पॉइंट्स मिल गए। अब बी का नंबर आया, बी ने अब के यहां मार दिया। ठीक है, इसको मिल गए 4 पॉइंट्स। अब फिर से ए का नंबर आया और ए ने फिर से वहीं पर निशाना लगाया जहां उसने पहले लगाया था, फिर से उसको अगेन 4 पॉइंट्स मिल गए। अब बी का नंबर आया, बी ने फिर से यहाँ पे मार दिया जहां उसने पहले मारा था, उसको मिल गए 5 पॉइंट्स। तब हमारा विनर कौन है? बी हमारा विनर है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी ने ही एकदम पॉइंट्स पर निशाना लगाया है। लेकिन एक्यूरेसी और प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो देखो, बी एक्यूरेट है क्योंकि जितना चाहिए वो उतना ही लाया है। 5 चाहिए तो 5 ही लाया है। बी इज एक्यूरेट। बी जो है एक्यूरेट है, लेकिन बी प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी एक कंटिन्यूटी नहीं है। कभी 5 ला रहा है, कभी 4 ला रहा है, कभी फिर 5 ला रहा है, मतलब उसके पास प्रिसीजन नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज नहीं है बी। बी हमारा प्रिसाइज नहीं है, मतलब उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन अगर हम ए को देखें, हालांकि ये हार चुका है और ये एक्यूरेट भी नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है क्योंकि इसकी कंटिन्यूसली वही वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ए एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज
है। तो यही होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी होती है कि जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आप ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो, वो आपकी एक्यूरेसी है। ठीक है, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, ट्रू वैल्यू की जो वैल्यू है उससे आपकी जो वैल्यू है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसकी तो हो रही है, तो ये होती है एक्यूरेसी, यानी कि भी एक्यूरेट है। प्रिसीजन होता है इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स, कि आपने जितनी भी बार निशाने मारे हैं या जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट किया है, क्या उनमें कंटिन्यूटी है, क्या जो आप पहले ला रहे हो क्या वही आप बाद में भी ला रहे हो। तो बी के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बी पहले ये ला रहा है फिर ये, यानी कि बी जो है प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जो ए है, जो पहले उसकी वैल्यू आई थी वही उसकी वैल्यूज बाद में भी आ रही है। ठीक है, ये तो हमने एक दूसरे तरीके से समझा। अब हम इसको समझते हैं एक्सपेरिमेंटल वे से, यानी कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब वहां पे कैसे होता है ये सब। ठीक है, वहां पे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी कैसे चेक की जाती है, तो हम इसको एक्सपेरिमेंटल वे से समझते हैं। तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंटल वे से कैसे समझेंगे। सपोज हमें एक एक्सपेरिमेंट करना था जिसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आनी थी 2। ठीक है, अब हमारे पास एक 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट को 2 बार परफॉर्म किया। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं स्टूडेंट ए को। स्टूडेंट ए जिसका रिजल्ट आ रहा है 1.9 एंड 1.9, पहले भी वही और अब भी वही, यानी कि ये प्रिसाइज है। ठीक है, जो हमारा स्टूडेंट ए है वो प्रिसाइज है, खाली पी से डिनोट कर रही हूँ प्रिसाइज। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसकी एक भी बार 2 तक वैल्यू रीच नहीं की। ठीक है, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बी की। ठीक है, स्टूडेंट बी, इसने भी 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक बार इसकी वैल्यू आई 2 और एक बार इसकी वैल्यू आई 1.5। कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों की वैल्यूज में। ठीक है, अब जो हमारा बी है वो प्रिसाइज नहीं है क्योंकि उसकी जो पहली वैल्यू आई थी और जो उसकी दूसरी वैल्यू आई है इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता तो हम सोचते भी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। लेकिन ये एक बार थ्योरेटिकल वैल्यू या ट्रू वैल्यू ला चुका है, इसलिए ये एक्यूरेट है, यानी कि जो हमें चाहिए वो एक बार वो ला चुका है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सी की। तो स्टूडेंट सी देखो एक्यूरेट तो है ना, और प्रिसाइज भी है क्योंकि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है उससे जो उसका सेकेंड वाला जो रिजल्ट आया है ज्यादा डिफरेंट नहीं है इसकी पहली वैल्यू से। ठीक है, जो इसका पहला एक्सपेरिमेंट था और जो उसने दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया जितना डिफरेंस इसकी वैल्यूज में आया है। कहाँ 2 और कहाँ सीधा 1.5। ठीक है, लेकिन इसका देखो 2 और 2.01, इसकी वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है, यानी कि लगभग इसका रिजल्ट यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमारे एरर होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स भी एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते हमें, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इतना ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, इसलिए एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है क्योंकि कंटिन्यूअसली इसकी यही वैल्यूज आ रही है। तो ये होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, आई होप आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हम जनरली एक्सपेरिमेंट जब करते हैं उसके लिए बोलते हैं कि आप कितने प्रिसाइज हो या कितने एक्यूरेट हो। ठीक है, सबसे परफेक्ट रिजल्ट वो होता है जो प्रिसाइज भी होता है और एक्यूरेट भी होता है, जैसे कि स्टूडेंट सी। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पोर्टेंट, जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू होनी थी 11। ठीक है, लेकिन मेरी आ रही है 11.2। ठीक है, आनी क्या चाहिए थी 11, ये हमारी ट्रू वैल्यू है।
लेकिन जो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 11.2। ठीक है, अब मेरी 11.2 हुई। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझते हैं। पहले ये देख लो कि जो हमारा 11 है ये होती है सर्टेन वैल्यू, यानी कि ये तो एकदम सही आ रही है। ठीक है, सर्टेन है एकदम, क्योंकि 11 और 11 आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ये हमारी 0.2 आ रही है, ठीक है, 11.2 में जो ये 2 आ रहा है ये है क्या है, ये अनसर्टेन, यानी कि ये नहीं आना चाहिए, ये डाउटफुल डिजिट है। कैसे डिजिट है, डाउटफुल। ठीक है, यानी कि इसकी जो आने में हमें संदेह है कि क्यों आई, ये नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, अब कई लोग बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए जब उनका आंसर गलत आता है, ऐसा कुछ आ रहा होता है, तो इस टू को हटा देते हैं और फिर चले जाते हैं कि हमारा तो 11 आया आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी होती हैं, यानी कि किन किन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो और किस किस को आप इग्नोर कर सकते हो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम 0.2 को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 0.2 जो है, यहाँ पर जो 2 है, ये आपकी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपकी एक इम्पोर्टेंट फिगर है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं और कैसे कैसे कोई भी जो आपका नंबर है वो कैसे सिग्निफिकेंट है, कब कब सिग्निफिकेंट है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हम उनको समझेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज को इग्नोर कर सकते हैं और किस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप इस 2 को इग्नोर नहीं कर सकते, हालांकि डाउटफुल है, लेकिन क्योंकि आपका ये आया है तो आप इसको कह के कि हमारा आंसर लगभग ठीक है क्योंकि यही आ रहा है, और कहकर इसको काट दो कि बात तो एक ही है, 11.2 और 11 बात तो एक ही होगी, इसलिए इस 2 को उड़ा दो, जिसे हम कहते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं कि लगभग यही तो आ रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ठीक है, कौन सी और होती है सिग्निफिकेंट, वो हम अभी आगे रूल्स देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हम कई जगह पे कर सकते हैं, कई जगह पे हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पर कर सकते हैं वही चीज हमें समझनी है। हम हर जगह राउंड ऑफ नहीं कर सकते, हम हर जगह चीजों को एक जैसा नहीं कर सकते कि हाँ बात तो एक ही है, इसको हटा दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आप इसको नहीं हटा सकते, लेकिन कई बार हम इन्हें हटा सकते हैं। वो कब हटा सकते हैं या कब नहीं हटा सकते, उनके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, पहले हम उनको समझेंगे और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी कि अब आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर मानोगे या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानोगे। ठीक है, तो जो रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने की, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, अगर वो आपके एक्सपेरिमेंट में एज अ रिजल्ट अगर वो आ रहे हैं, तो ये पता करने के लिए कि आप किस किस चीज को इग्नोर कर सकते हो या किसको नहीं कर सकते हो, ये उसके कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नहीं, जो फर्स्ट रूल है वो है हमारा ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं, यानी कि जो जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि ये हमारा 258, ठीक है, इसमें से कहीं पे भी कुछ जीरो नहीं है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसके कितने हैं 2, ठीक है, क्योंकि 2 ही इसके नॉन जीरो नंबर्स हैं। सपोज अगर आपका रिजल्ट आना चाहिए 0.2, ठीक है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो आनी चाहिए 0.2, लेकिन आपकी वैल्यू आ रही है 0.5, तो अब आप इस 5 को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप जब एक्सपेरिमेंट में अपना रिजल्ट लिखोगे 0.25, तो उसमें से आप 5 को ऐसे नहीं गायब कर सकते कि 0.5 में से 5 हटा दो, बात तो एक ही हो गई। नहीं, 5 एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आप किसी को भी ऐसे नहीं हटा सकते, आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करना होगा और सही वैल्यू लानी होगी।
आप अपने मन से इरेज करके रिजल्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप इसमें से 5 को इरेज करके 0.2 रिजल्ट नहीं बना सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो आपको दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है zeros preceding to first non zero are not significant, यानी कि 0.03 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। इसके बाद जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, यानी कि ये सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इसमें से आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब सिग्निफिकेंट है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई वो हो गई 4, ठीक है। नेक्स्ट है जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो किसी भी नॉन जीरो के बाद जो जीरोस आती हैं वो सब सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि मेरे पास 20 है सपोज, तो 20 के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 20 के पास बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 0 0 0 लगा के कितना भी लिख सकती हूँ। और जो हमारे पास किसी भी लास्ट में अगर 0 आ रहे हो, किसी भी नंबर के बाद अगर लास्ट में 0 आ रहे हो तो वो क्या होते हैं? सब सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये सब सिग्निफिकेंट है। तो 0 आप कितने भी लगा लो, सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। When numbers are in scientific notation, अगर आपको साइंटिफिक या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा हो तो उसमें जो आप सिग्निफिकेंट नंबर्स देखोगे वो कितने होंगे? जो आपकी कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कैपिटल एन होते हैं उसमें जितने नंबर्स होते हैं टोटल, वो सब आपकी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल 4.01 इंटू 10 की पावर 2 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, दैट इज 4.01। आ रही है मेरी बात समझ में? मैंने क्या बोला है, ठीक है। इन रूल्स को आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ सकते हो और उनमें एग्जांपल्स के साथ समझाए हुए हैं। मैंने भी वही एग्जांपल लिए हैं और वही रूल्स लिखे हैं, लेकिन और अच्छे से रीड करने के लिए आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जो मैंने समझाया है उसमें वही लिखा है, ठीक है। तो आगे बात समझ में, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब सपोज आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, 3 बार 4 बार, जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया एटलीस्ट 3 टाइम्स तो करना ही होता है, ठीक है। चाहे आपका पहली बार सही आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी 3 बार तो करना ही पड़ता है एक्सपेरिमेंट। तो जब आप 3 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो जरूरी तो नहीं है कि हर बार एग्जैक्ट वही वैल्यूज आएंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो यानी कि आप पागल बना रहे हो, इससे साफ पता चलता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज आती नहीं है, बहुत कमी आती है। एक बार आ गई, इतनी बार करने में एक बार आ गई, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज आपकी आई हैं, अब आपको उनका एक सम अप तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो सम अप में आप कितनी डिजिट्स को इंक्लूड कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो, अब हम वो समझते हैं। अब हम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है। सबसे पहले एडिशन, ये हमने इसको ऐड कर दिया सबको, ठीक है। ऐड करके जो हमारा रिजल्ट आया वो आ गया 31.122। अब आप इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, कुछ एवरेज मतलब इसका कुछ छोटा लिखोगे, तो आप वो कैसे लिखोगे? यानी कि हमें इन डिजिट्स में कैसे चेंजेस लाओगे? क्योंकि आपके जो ये वाला सिग्निफिकेंट है जो सबसे कम होता है, ठीक है, वो चीज हम चेक करते हैं। तो 18.0 सबसे कम है इनमें, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है इसमें, यानी कि आप इसको सिर्फ 1 तक ही, पॉइंट के बाद एक प्लेस तक ही इसको लिख सकते हो। डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ऐसी सिग्निफिकेंट फिगर है जो पॉइंट के बाद जिसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर 2 होती, अगर मान लो इसमें 4 होती तो हम फिर 2 को देखते, ठीक है, क्योंकि सबसे कम फिर डेसिमल के बाद इसी में है ना। लेकिन अभी ऐसा केस नहीं है कि जिसमें 4 हो पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही है यहाँ पे। तो हम अपने रिजल्ट को सिर्फ 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 31.1।
अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स जब मैं आपको पहले समझा रही थी कि आपको सपोज थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी 31 है, ठीक है, और आपकी आ रही है 31.1, तो आप इसको ऐसे रब करके, और मैम अपनी टीचर को ऐसे नहीं दिखा सकती कि मैम देखो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, आपको 31.1 ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 1 आपकी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसको अपने एक्सपेरिमेंट से रेस करके नहीं ठीक कर सकते, ठीक है, जो रिजल्ट है वही रहना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको, क्योंकि हम सिर्फ एक प्लेस तक ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम एक ही है, ठीक है, तो हमने इसको 31.1 लिख दिया। ये हो गया एडिशन। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दिया, 3.125 हमारे पास रिजल्ट आ गया। सेम इसमें भी यही होगा कि डेसिमल के बाद सबसे कम जिसमें होते हैं, जितने नंबर होते हैं उसी के हिसाब से आंसर में आप डेसिमल प्लेसेस उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, डेसिमल के बाद 1 है, मतलब 1 प्लेस तक नंबर है आपके पास, तो आपको ये रिजल्ट आपको सिर्फ 1 तक ही लिखना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट डेसिमल के बाद इस तरफ सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो आपके पास एक नंबर है इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी आपके पास एक ऐसी सिग्निफिकेंट फिगर है जिसकी जो डिजिट है डेसिमल के बाद वो सिर्फ 1 है, तो आपने इसको एक मतलब इनको हटा दिया, ठीक है, और आपने इसको 3.1 लिख दिया। अब देखो इनमें भी बहुत चक्कर होता है, ठीक है, क्या वो अभी हम जब रूल्स पढ़ेंगे ना तब समझेंगे। इसमें क्या होता है कि अब आप जैसे 3.1 लिख दिया आपने, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है हम हर बार 3.1 ही लिखें, हम इसको 3.2 भी तो कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है, राउंड ऑफ करना और रिमूव करना में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो बता रही थी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि 1 को गायब ही कर दिया, ये चीज आप राउंड ऑफ में नहीं कहते हो, ये चीज आप रिमूव में कहते हो कि आपने तो रिमूव ही कर दिया। आप रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन राउंड ऑफ कर सकते हो, और राउंड ऑफ कब कर सकते हो इसके भी रूल्स होते हैं, ठीक है, कब कब आप किसी चीज को राउंड ऑफ कर सकते हो उनके भी रूल्स होते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट समझेंगे कि क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, कब राउंड ऑफ कर सकते हैं, और रिमूव करने में बहुत डिफरेंस होता है राउंड ऑफ और रिमूव। रिमूव तो ये हो गया कि आपका 31 आना था आंसर और आपका आया 31.1, तो आपने इस 1 को रिमूव ही कर दिया, ठीक है, रिमूव नहीं कर सकते हो क्योंकि 1 आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन राउंड ऑफ कर सकते हो। राउंड ऑफ कब कब कर सकते हो वो अभी इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं लिख के समझाती हूँ। तो ये कुछ रूल्स है राउंड ऑफ करने के, ठीक है, जब मैंने आपको बताया इससे पहले कि जब भी आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ उतने पॉइंट्स तक ही लिख सकते हो जितना सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट आपने ऐड किया है, ठीक है। तो अब आपको पहला रूल देखते हैं फिर समझेंगे कि अगर आपको रिमूव करना है कुछ, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका जो आंसर आना चाहिए था वो सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सिग्निफिकेंट रही होगी इसमें वो सबसे लोएस्ट 2 की ही रही होगी, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ही होंगे, इसलिए इन्होंने सिर्फ 2 तक ही करना चाहा होगा, लेकिन 3 है तो अब इसे 2 करना है। अब हम यहाँ पे राउंड ऑफ समझते हैं, ठीक है, अगर जिसको आपको रिमूव करना है, ठीक है, जिस नंबर को, ठीक है, जिसको आपको रिमूव करना है और उससे जो पहला वाला नंबर है, यानी कि यहाँ पर 8 लिख रहा है, ठीक है, इसको मैं और बड़ा लिख देती हूँ, 1.386 है, और आपको इसे सिर्फ 2 डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही लिखना है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया ना कि आप सिर्फ डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स तक लिख सकते हो, जिसमें उतने ही डिजिट तक लिख सकते हो जितना आपके जब आपने एडिशन किया था और उसमें जो आपका लोएस्ट नंबर होगा, यानी कि डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम डिजिट्स होंगी, सिर्फ उसके बराबर ही आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है कि 2 तक लिखनी होंगी, इसलिए उन्होंने 2 तक लिख के बताई है। अब आप इसे राउंड ऑफ कैसे करोगे?
तो अगर जिसको आपको रिमूव करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 को रिमूव करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 प्लेसेस तक चाहिए, अगर उससे पहले का जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, अगर जिसको रिमूव करना है 6 को रिमूव करना है ताकि हमारा आंसर डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही रहे, तो जब आप इसे रिमूव करोगे तो आप कैसे रिमूव करोगे? अगर आपका इससे पहले वाला 8 से मतलब 5 से बड़ा है, ठीक है, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो आपकी जो राउंड ऑफ के बाद जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, 1.39। आ रही बात समझ में? अभी मैं आपको एक चीज से और समझाऊंगी लास्ट में, ठीक है। अगर ये नंबर 5 से छोटा है, सपोज 4 है, ठीक है, सपोज 4 है, 5 से छोटा हो गया, तो राउंड ऑफ के बाद जो आंसर होगा वो यही रहेगा, 1.34, सिर्फ 6 हट जाएगा। अगर 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो वही का वही रहेगा। अगर 5 ही है, ठीक है, अगर 5 ही है तो तब के केस में क्या देखेंगे? इससे भी पहले वाला नंबर, यानी कि इस वाले नंबर को। अगर ये ऑड है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर 5 के बाद ऑड है तो, अगर ये ऑड नहीं है, ठीक है, अगर ये इवन है तो ये यही नंबर रहेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसे आप राउंड ऑफ करते हो। अगर कोई भी डिजिट जिसे रिमूव करना है, अगर वो 8 से बड़ी है तो इंक्रीज हो जाएगी, अगर छोटी है तो वही की वही रहेगी। अगर 5 ही है तो फिर कैसे होगा? अगर उससे पहले वाला नंबर 5 से छोटा हुआ तो मतलब 5 से पहले वाला नंबर अगर आपका इवन हुआ तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर ऑड हुआ तो +1 हो जाए, 0.1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज से और समझाती हूँ, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था ना उसी को देखते हैं। इसको इसी वाले एग्जाम्पल से जो मैंने आपको पहले बताया था उससे समझेंगे। ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्योंकि जो हमने इनमें ऐड किया है, अब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते। तो हम कितना बड़ा लिख सकते हैं? जो सबसे कम डिजिट जिसके पास होंगी डेसिमल के बाद, ठीक है। इसके पास डेसिमल के बाद 2 है, यानी कि ये नहीं है। इसके बाद 1 है, यानी कि ये ही है जिसके पास सबसे कम है डेसिमल के बाद, यानी कि हम अपना आंसर सिर्फ डेसिमल के 1 डिजिट तक ही लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट तक ही हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो हमने आंसर को अब अपने 1 डिजिट में लिखना है। अब हम इसे कैसे लिखें? तो आप इसे कैसे लिखोगे कि अब आप इस 2 को देखोगे, ठीक है। अब हमें क्योंकि ये दोनों नंबर्स रिमूव कर रहे हैं ना, तो अब आपने 2 को देखा, क्योंकि 2 रिमूव करना है, और जो 2 से पहला वाला नंबर है उसे देखा, तो ये 5 से छोटा है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यानी कि ये क्या बन गया? 31.12, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, यानी कि हमें इसे भी कम करना पड़ेगा, इस 2 को भी कम करना पड़ेगा। तो अब इस 2 को देखेंगे और अब इस नंबर को देखेंगे, तो ये भी 5 से छोटा है, यानी कि हमारा आंसर 31.1 ही रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? ऐसे ही इसको देखते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ रही है, हमारे पास ऐसा एक नंबर है जिसके पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि हमें अपना आंसर 1 डिजिट तक ही रखना है डेसिमल के बाद। तो हमने क्या किया? 5 को देखा, क्योंकि हमें 5 को रिमूव करना है,
और 5 से एक पहला वाला नंबर देखा जो कि 5 से छोटा है, ठीक है। तो अब यानी कि ये चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 से बड़ा होता, अगर ये 6 होता, अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम इसको 3.2 कर देते, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितना था पता नहीं, शायद 2 था, तो क्योंकि ये 5 से छोटा है हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि हमें इस नंबर को भी हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 प्लेस तक चाहिए, अब हमने फिर इससे पहले वाले नंबर को देखा जो कि 5 से छोटा है, तो यानी कि ये अब भी 3.1 रहेगा, ठीक है। ये है राउंड ऑफ करना, इसको राउंड ऑफ कहते हैं। आप हर चीज को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि किस किस को आप राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है राउंड ऑफ करने का तरीका। और रिमूव करने में और राउंड ऑफ करने में बहुत डिफरेंस होता है। रिमूव करने का मतलब ये होगा कि आपने ये पीछे की चीज ही हटा दी। रिजल्ट चाहिए आपको मान लो 3 और आपका आ रहा है 3.125, तो आपने ये चीज ही हटा दी। नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन राउंड ऑफ कर सकते हो अगर राउंड ऑफ कर पा रहे हो रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर रूल्स में है कि हाँ आप इस नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हो, तभी आप उसे राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और रूल्स मैंने आपको भी बता दिए कि आप कब कब राउंड ऑफ कर सकते हो और कहाँ करना है। कब करना है, इतना राउंड ऑफ करना है, इतने पॉइंट्स तक राउंड ऑफ करना है जितना हमारा सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट है, ठीक है। सपोज अगर ये 3 होती, सपोज ये अगर ऐसा होता कुछ, या ऐसा नहीं, कुछ ऐसा समझ लो आप, 3, 4, 6, ठीक है। अब भी कुछ और आंसर आता पर कुछ लंबा चौड़ा ही आता, उसको भी आप राउंड ऑफ करते, तो आप ऐसे उसको देखते जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम है। तो यही है वो नंबर, क्योंकि इसके पास 3 है और इसके पास 4 है, तो आप इसको 2 प्लेसेस तक ही कर सकते हो, यानी कि 31.12, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आज के टॉपिक में बस इतना ही है। और अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे और जो मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उनको रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे समझने वाली कोई बात भी नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, समझोगे तो समझ में आ जाएंगे। ये आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1 में, ताकि अगर आपको आगे एक्सपेरिमेंट करने होंगे लैब्स में, ठीक है, कैलकुलेशंस करनी होंगी, तो वो आप इजीली कर सको, ठीक है। उसमें मिस्टेक ना करो आप, ठीक है, खास करके एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए होता है ये सब, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सब कर देते हैं कि बात तो एक ही हो गई, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो के पहले भी बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया है, या फिर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया है, या मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज रिपीट ना हो। क्योंकि हो सकता है कई बार जल्दीबाजी में मैं गलत लिख जाती हूँ या गलत बोल भी देती हूँ, ठीक है, तो आप वो मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो लास्ट में फिर से मैं एक ही चीज कहूंगी कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ मेरी बातें सुनकर आपको कुछ समझ में आया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में यही कि एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी बहुत हाई फाई नहीं होती है, एक बार पढ़ने से काम चल जाता है। एक वीडियो देखो, नोट्स करो, नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो, खत्म, बस इतना ही होता है एनसीईआरटी में, ठीक है। ताकि फिर आप जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी खत्म करके अपनी रेफरेंस बुक्स को भी पढ़ो और फिर उसके हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है।